नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ काव्या सेन। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पे। योगी सरकार ने शुरू की कोरोना वैक्सीन लगाने की तैयारी, जानिए पहले किसे लगेगा टीका। चार अंतरप्रांतीय वाहन चोर गिरफ्तार, 20 वाहन बरामद किए गए। कानपुर में लापता पूर्व प्रधान का शव मिलने से मचा हड़कंप। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कोरोना महामारी से बचाव के लिए वैक्सीन का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। केंद्र सरकार ने जहां सभी राज्यों को इसके स्टोरेज और लगाने की रूपरेखा तैयार करने को कहा है, वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इसके लिए कमर कस ली है। यूपी में कोरोना वैक्सीन की तैयारियां अंतिम चरण पर हैं। सबसे पहले जिन्हें वैक्सीन लगेगी उनमें डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ शामिल है। इसके लिए शासन की तरफ से सभी जिलों के सीएमओ को निर्देश दिया गया है कि सभी सरकारी और गैर सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की सूची तैयार कर भेजी जाए। इसी सूची के आधार पर टीकाकरण अभियान की शुरुआत होगी। और अब खबर चंदौली से, जहां मुगलसराय कोतवाली पुलिस ने रात में करीब 10 बजे चेकिंग कर रहे थे, तभी संदिग्ध 3 मोटरसाइकिल 6 लोग आते दिखे थे, तो उनको रोका गया और वे लोग भागने लगे। तभी पुलिस द्वारा उनका पीछा किया गया, जिनमें 4 चोर वाहन पकड़े गए, बाकी 2 अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। पूछताछ के दौरान पता चला कि औद्योगिक क्षेत्र के बंद स्थान पर कई बाइक चोरी रखी गई है। चोर वाहन ने बताया कि हम लोग अपने ऐशो आराम के लिए चोरी करते हैं और चोरी किए हुए वाहन को बिहार ले जाके बेचते हैं। पुलिस द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है, जिससे आगे के लिए भी अंकुश लगेगा। सर, क्या मामला है? मुगलसराय कोतवाली पुलिस ने कुछ चोरों को पकड़ा है, क्या है मामला? ये आज थाना मुगलसराय पुलिस के द्वारा गुड वर्क किया गया है। रात को जब ये चेकिंग कर रहे थे तकरीबन 10 बजे के करीब, तो इनको संदिग्ध किस्म के 3 मोटरसाइकिल पे 6 लोग आते हुए दिखाई दिए। इन्होंने जब उनको रुकने का इशारा किया चेकिंग के लिए, तो उसमें से 2 लोग उतर करके भाग गए और बाकी लोग को इन्होंने पकड़ लिया दौड़ाकर। और फिर उनसे जब पूछताछ की गई तो पता चला कि जिन मोटरसाइकिलों पर वे सवार हैं वो उनके नंबर मेल नहीं खा रहे हैं ऐप से। जब इन्होंने वाहन ऐप से मैच किया तो उसके नंबर मेल नहीं खा रहे थे, तो उन्होंने माना कि ये मोटरसाइकिलें चोरी की हैं। जब उनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि और भी मोटरसाइकिलें हैं जो और दोपहिया हैं जो उन्होंने चोरी करके छिपा रखे हैं, जिस उनकी निशानदेही पर ये औद्योगिक क्षेत्र में गए। वहाँ पर एक बंद स्थान में एक फैक्ट्री में टूटी हुई दीवार के पीछे इनको एक चोरी का ई रिक्शा और 19 मोटरसाइकिलें कुल मिलाकर के 16 वहाँ पर और 3 यहाँ पर इस प्रकार बरामद हुई। तो ये एक बड़ी रिकवरी है और हमें उम्मीद है कि इस तरीके के लगातार गुड वर्क से जनपद में चोरियों पर वाहन चोरियों पर अंकुश लगेगा। इन्होंने ये जब इनसे पूछा गया कि ये चोरी किस लिए करते थे, तो इन्होंने बताया कि ये चोरी अपने ऐशो आराम के लिए करते थे और बिहार में ले जा करके उनको जो ये चोरी की गाड़ियाँ हैं इनको बेचते थे। तो हम बिहार पुलिस को भी इस मामले में सूचित करेंगे और जो इसके आगे का नेक्सस है उसको भी तोड़ने के लिए पूरे प्रयास करेंगे। खबर उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से, जहां सरकार की महत्वाकांक्षी योजना शौचालय व्यवस्था जमीन पर धराशायी दिखाई दे रही है, क्योंकि जिम्मेदारों द्वारा लोगों को शौचालय तो दिए गए, लेकिन आधे अधूरे आधी किस्तें शौचालय को दी गई है। उसके बाद कई महीने बीतने के बाद भी गांव में आधे अधूरे शौचालय बने पड़े हैं। खास बात तो यह है कि कई ब्लॉकों में उन गांवों को ओडीएफ घोषित कर दिया गया, जिन गांव में अभी भी शौचालय व्यवस्था जमीन पर धाराशायी है। ऐसे में समझा जा सकता है जिम्मेदारों ने किस तरीके से सरकार की मंशाओं को ठेंगा दिखाने का काम किया है। हरदोई जिले के ब्लॉक मांधोगंज के ग्राम सभा चूरापुरवा में दर्जनों शौचालय आधे अधूरे बने पड़े हैं। गांव के लोगों द्वारा कई बार ब्लॉक मुख्यालय से लेकर जिला के आला अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यह सिर्फ एक ब्लॉक का ही मामला नहीं है, बल्कि जिले में कई बुलाकर ऐसे हैं जिनमें सरकार की महत्वाकांक्षी योजना शौचालय व्यवस्था जमीन पर धाराशायी दिखाई दे रही है। ऐसे में समझा जा सकता है कि जिम्मेदारों द्वारा सरकार की फजीहत कराने का काम इन अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी खबर चलने के बाद में जिम्मेदार अधिकारियों पर योगी सरकार क्या कार्रवाई करती है।
और अब खबर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से है, जहां स्वास्थ्य व शिक्षा मंत्री के गृह जनपद होने के बावजूद नवनियुक्त भर्ती अभ्यर्थियों का कोई पुष्पाहाल नहीं है। 3 दिन से मेडिकल प्रमाण पत्र के लिए दर दर भटकते अभ्यर्थी नजर आ रहे हैं। शिक्षा को लेकर सरकार जहां एक तरफ गंभीरता दिखा रही है, वहीं दूसरी तरफ जनपद सिद्धार्थनगर में नियुक्ति पत्र पाने के बाद अभ्यर्थी मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए दर दर भटकते नजर आ रहे हैं। अभ्यर्थियों के मेडिकल चेकअप को लेकर विभाग लापरवाह बना हुआ है। वहीं अभ्यर्थियों का कहना है कि पिछले 3 दिनों में हम लोगों को कोई गाइड करने वाला नजर नहीं आ रहा है। 3 दिन में कुछ लोगों को मेडिकल हुआ तो विभाग सर्टिफिकेट देने में आनाकानी कर रहा है। वहीं बाहरी अभ्यर्थियों को मेडिकल भी नहीं हो पा रहा है। देखा जाए तो यहाँ स्वास्थ्य विभाग एवं शिक्षा विभाग पूरी तरह लापरवाह नजर आ रहा है। जनपद में कुल 760 नए सहायक अध्यापकों का मेडिकल होना है, जिससे काफी दिक्कतें आ रही हैं। इस बाबत अभ्यर्थियों ने बताया कि हम लोग काफी परेशान हैं, वहीं कोई उन्हें गाइड करने वाला नहीं है। जब इस विषय में मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने विभागीय अवस्था की बात कही है। यहाँ पे मेरा शिक्षा में हुआ 69,000 शिक्षक भर्ती में मेरा भर्ती हुआ है और मैं यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने आई हूँ। तो क्यों परेशान हाल में घूम रही हैं आप सर, यहाँ पे हम 8 तारीख से आए हैं, यहाँ पे अप्लाई कर रखा है और अभी तक यहाँ की जो व्यवस्था है इतनी ख़राब है, इसकी वजह से हमें मेडिकल सर्टिफिकेट लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। कितने बच्चे यहाँ परेशान होंगे? सर, सिलेक्शन तो 720 लोगों का हुआ है और सर रहने का तो कोई इंतजाम उन्होंने किया नहीं, हमें अपना खुद ही करना पड़ रहा है और हम लोग यहाँ पे होटल में रूम ले के रह रहे हैं। तो मेडिकल में समस्या क्या आ रही है? सर, हमने पहले तो यहाँ पे कुछ जानकारी ही नहीं, कहाँ पे क्या चीज़ बनना है कुछ बताया ही नहीं गया। तो क्या विभाग से कोई सहयोग नहीं मिल रहा? सर, सहयोग क्या, इतनी देर से हम लोग लाइन में इतने, सुबह क्या है शाम के 5 बजे जाके हमको पर्ची कटी है कि हमको कहाँ पे जाके अपना टेस्ट करवाना है। फिर कोई टोकन वोकन नहीं मिल रहा था। फिर उसके बाद दूसरे दिन हमें जाके हमारा टेस्ट हुआ है, फिर अभी जमा कर लिया गया है और आज बोला गया है कि मिलेगा और अभी भी पता नहीं कहाँ पे मिलेगा। आप लोग तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि मिलेगी या नहीं मिलेगी, कब देंगे, कुछ कोई बता ही नहीं रहा है। जैसे ठंडी बढ़ चुकी है और अपने घर परिवार को छोड़ के आप लोग यहाँ रह रहे हैं, रहने की व्यवस्था क्या है? सर, कोई व्यवस्था नहीं है, ना कोई रूम मिल रहा है। डेली समझ लीजिए हम लोग इलाहाबाद से अप डाउन करते हैं, सुबह के 2-2:30 बजे 3 बजे निकलते तो यहाँ आते हैं और यहाँ आने के बाद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं तो मिलती। मेडिकल में क्या समस्या आ रही है? सर, हम लोग दे चुके हैं, बस ये कह रहे थे कि फिटनेस रिपोर्ट हम लोगों को देंगे ये लोग, लेकिन बता ही नहीं रहे कि देंगे कब। और जगह और स्कूलों में ज्वाइन कर लिए हैं लोग, हम लोगों को कुछ अतः पता नहीं चल रहा है कब हम लोग तो क्या देंगे लोग। किसी सक्षम अधिकारी से बात किया आपने? सर, कोई मिल ही तो नहीं रहा है यहाँ पे। जब जिससे मिलने जाओ, इधर नहीं उधर पूछो, उधर नहीं उधर पूछो, कोई बैठा ही नहीं है बताने के लिए कोई चीज़। यानी लापरवाही है? सर, लापरवाही तो है ही है। सर, शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों को मेडिकल के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, इस पर जो शिक्षकों की भर्ती हुई है ये CMS के वहाँ से हो रही है, जिला अस्पताल में। उन्हीं को सब कराना था, लेकिन थोड़ा सा अव्यवस्था हो गई थी। पहली तो ये है कि BSA ऑफिस से सारे अभ्यर्थी का बाइफर्केशन नहीं हुआ और सारे अभ्यर्थी एक ही दिन भेज दिए गए। दूसरी बात, जो वहाँ पे मैंने जाके देखा तो काउंटर जो लगा रखे थे CMS साहब ने, तो गैदरिंग ज़्यादा हो गई थी, उसको पूरा स्कैटर्ड वे में नहीं किया था, जिसके लिए मैं स्वयं गया वहाँ पे और उसको जो है सारे काउंटर्स को थोड़ा सा स्कैटर्ड किया, लेडीज़ का अलग किया, जेंट्स का अलग किया और फिर जो दूरियाँ बना के की और टाइमिंग निर्धारित किया टोकन सिस्टम दे करके, जिसकी वजह से जो टाइमिंग जब दिया तो वो 50-50 के बैच जो है 2-2 घंटे के लिए, उससे फिर भीड़ नियंत्रित हो गई। और परसों और कल दोनों दिन जो बने हैं तो उसको CMS साहब ने ये कहा था कि कल रात में मैं कंप्लीट करके BSA ऑफिस में सारे जो है रिपोर्ट्स दे दूंगा, जो कि उन्होंने मेरी अभी जैसी वार्ता हुई है तो उन्होंने बताया कि मैं BSA ऑफिस बैठा हुआ हूं और मैं सारी रिपोर्ट लेके आया हूं। जो बचे हुए अभ्यर्थी हैं वो आज कंप्लीट कर दिए जाएंगे। सर, 3-3 दिन से लोग भटक रहे हैं, ठंड इतनी है, कितनी बड़ी लापरवाही मानी जा सकती है? देखिए, लापरवाही तो उसमें ये हुई कि जो बाइफर्केशन, देखिए 800 लाभार्थी, 800 शिक्षकों का एक दिन में तो मेडिकल संभव नहीं था। पार्ट में वो डिवाइड नहीं हुआ BSA के वहाँ से, इस वजह से गैदरिंग एक बैक हो गई, जिसको कि जो है पर्ची के माध्यम से टोकन दे करके उसको 3 दिन में डिवाइड किया गया और सारी भीड़ नियंत्रित हो गई उसके बाद। और मतलब 2/3 तो मेडिकल हो ही चुके हैं, जो बचे हुए हैं वो आज हो जाएंगे। सर, एक चीज़ और बता दिए इसमें जो
और अब खबर एटा से, जहां शादी समारोह में हर्ष फायरिंग को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फायरिंग को लेकर सख्त आदेश देने के बावजूद भी जनपद एटा में हर्ष फायरिंग के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जिले में लगातार फायरिंग की घटनाएं हो रही है, जिससे निर्देशों की जाने जा रही है, लेकिन एटा पुलिस हर्ष फायरिंग रोकने में नाकाम साबित हो रही है। ताजा मामला जनपद एटा के एक शादी समारोह में देखने को मिला है, जहां अवैध तमंचे से फायरिंग करते समय एक 9 वर्षीय मासूम बच्चे को गोली लग गई, जिससे मासूम की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं आरोपी मौके से फरार हो गया। वहीं सूचना मिलते ही मृतक के परिवार में कोहराम मच गया है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस ने मृतक मासूम के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है और पुलिस आरोपी युवक की तलाश में जुट गई है। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद एटा के थाना निधौली क्षेत्र के गांव सोरखा का है, जहां अगम नामक मासूम अपनी बुआ की ननद की शादी में अपने माता पिता के साथ शादी में शामिल होने आया था और शादी बड़ी धूमधाम से हो रही थी। तभी शादी समारोह में जयमाला के दौरान आरोपी युवक ने अवैध तमंचे से फायरिंग कर दी, जिससे 9 वर्षीय मासूम अगम सोलंकी की गोली जा घुसी और जान ले ली। मासूम को गोली लगने से शादी समारोह में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने आरोपी युवक को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी युवक मौके से भागने में सफल रहा, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने उसका एक फोटो खींच लिया। बताया जाता है कि आरोपी युवक सौरभ सिकंदर राव का रहने वाला था। वहीं मृतक जनपद एटा की कोतवाली देहात क्षेत्र के कासगंज रोड स्थित श्री राम कॉलोनी का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने मृतक के परिजनों की तहरीर पर आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मृतक मासूम के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है और पुलिस ने आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश के बाद भी लगातार जिले में अवैध असलों से हर्ष फायरिंग हो रही है। इसमें अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी एटा पुलिस हर्ष फायरिंग रोकने में नाकाम साबित हो रही है। थाना निधौली कला क्षेत्र में एक शादी समारोह में संदिग्ध परिस्थितियों में एक 9 वर्षीय बच्चे को गोली लगने की घटना संज्ञान में आई थी। परिजन उसको जिला अस्पताल लेके गए थे, जहां उसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। मृत बच्चे के पिता ने अपने एक रिश्तेदार के ऊपर ही आरोप लगाया है, तो उसके गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें भेजी गई हैं। उसके कुछ परिजन हिरासत में लिए गए हैं और पूछताछ चल रही है। आरोपी को जल्दी नियमानुसार शादी में गया था जी, तो वहाँ पर जो है जयमाला कार्यक्रम में जो है गोली चलाई जी, वो इसके लड़के। अच्छा, क्या नाम है उस लड़के का जिसने गोली चलाई? सौरभ। तो उसने जो गोली चलाई, तमंचा था या लाइसेंसी थी? तमंचा था। इसकी मौके पर ही मौत हो गई या मौके पर मौत हो गई? और अब खबर कानपुर से, जहां 65 वर्ष पूर्व स्वर्गीय राजाराम भीतरगांव कमोरपुर 35 वर्षों से अपने परिवार के साथ रह रहा था, जिसका 3 दिन पहले सुबह टहलने के लिए निकला था। घर वापस न आने पर परिजनों ने खोजबीन के बाद 60 थाना में गुमशुदगी दर्ज कराई थी, जिसका आज शव भीतरगांव के घाटमपुर रोड के चौराहे के पास खाई में मिला है। आज सुबह राहगीरों के द्वारा देखे जाने पर परिजनों को सूचना दी गई। पुलिस को सूचना देने के बाद भारी पुलिस बल मौके पर जाकर जांच पड़ताल में जुट गई। परिजनों ने पहुंचकर हत्या का आरोप लगाते हुए शव को फेंके जाने का आरोप लगाया है। इस घटना की सूचना पर डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचकर घटनास्थल से मृतक के घर तक पहुंचे, इसके बाद वापस आया है। मृतक 6 भाइयों में सबसे बड़ा था। मृतक राम आसरे अपने मूल गांव पडरी लालपुर से 2 पंचवर्षीय प्रधान रह चुका था। मृतक का इकलौता पुत्र विकास है। 60 थाना भीतरगांव चौकी क्षेत्र में एक हफ्ते में 2 शव मिलने से क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा है। मौके पर साड़ एसएचओ अमित तोमर और भीतरगांव चौकी इंचार्ज राजेश बाजपेयी के साथ भारी पुलिस बल मौजूद रहा। और फिलहाल हमारे उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीपी के न्यूज़। नमस्कार।